दीपक की मां ने उसे बहुत मेहनत के साथ सरकारी नौकरी तक पहुंचाया। अब नौकरी सरकारी तो दीपक को शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। रमेश, देखिए मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, आपके बेटे के लिए सही रहेगी। सरिता, आप फोटो छोड़ जाइए, मैं दीपक को दिखा दूंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। दीपक की माँ पानी लेने जाती है, तभी राधा का पिता रमेश घर देखने लगता है। रमेश बोलता है, खटिया, स्टील के बर्तन, जमीन पर बिस्तर, हे भगवान, कितना पैसा लगाना होगा मुझे इस घर को ठीक करने के लिए। मेरी राधा तो यहाँ रह नहीं पाएगी। राधा के पिता आसपास देख रहे थे कि तभी दीपक की माँ आ जाती है। सरिता, वो क्या है ना, दीपक के पिताजी का बहुत जल्दी देहांत हो गया था, तो मैंने ही सारा घर संभाला। अब या तो मैं ये फर्नीचर लगवा लेती या अपना लड़का पढ़ा लेती, तभी घर आपको ऐसा लग रहा है। रमेश, अरे वो तो मेरी बेटी आएगी तो कुछ तो लेकर आएगी। सरिता, अरे नहीं नहीं, दीपक तो दहेज के खिलाफ है और अब तो वो अच्छी सरकारी नौकरी कर रहा है, तो खुद ही सब बना लेगा। राधा के पिता को तो बस किसी भी हालत में सरकारी नौकरी कर रहे दीपक को अपना दामाद बनाना था, तो उसने दीपक के घर आना जाना शुरू कर दिया और फाइनली दीपक की शादी राधा से हो जाती है। शादी के बाद दीपक, माँ चाय देना जरा। माँ चाय लेकर आती है और कहती है, अरे अब तो राधा से मांगा कर, तेरी बीवी आ गई है, पूजा कर रही थी, पूजा से उठवा कर ले आया। राधा कप देखती है, छोटे छोटे कप। राधा कहती है, अरे ये कप तो मेले में मिलते हैं, 25 के 12, और हंसने लगती है, वही वाले हैं ना। सरिता, हाँ बहू, यहाँ मेला लगता है ना कार्तिक में, मैं वहीं से साल भर के कप उठा कर ले आती हूँ। राधा, साल भर के कप एक ही बार में? दीपक, अरे क्या फायदा बार बार महंगे कप खरीदने में, सही तो है, इस बार तुम मेले से अपनी पसंद के कप ले आना, क्यों माँ? राधा, ठीक है, कप तो मैं ले आऊंगी, लेकिन मेले से नहीं। अच्छा वो क्या है ना, मेरे चाचा और मामा की बेटियां आने वाली हैं घर, तो आप मिलकर जाइए ना। दीपक, अरे नहीं नहीं, आज तो मंत्री जी का दौरा है, जल्दी जाना होगा। सरिता, ठीक है बेटा, तू जा, मैं खाना पैक कर देती हूँ। स्टील के डब्बे में माँ खाना पैक करती है। राधा, ओहो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मजदूर का खाना पैक हुआ है। क्या माँ जी, आजकल तो इतने स्टाइलिश टिफिन आ रहे हैं। दीपक, ये कोई ऐसा वैसा टिफिन बॉक्स नहीं है राधा, ये मेरे पिताजी का है, वो मजदूर ही तो थे। राधा, अरे तो वो मजदूर थे ना, तुम तो सरकारी अफसर हो। सरिता, हाँ बहू, लेकिन है तो उसी मजदूर का बेटा। वैसे भी बहू, हम लोगों का रहन सहन ऐसा ही है। खैर, पति चला जाता है और बहू की कजिन बहनें आ जाती हैं। रितु, हाय री राधा, चाचू ने कोई फर्नीचर नहीं दिया तेरी शादी में? वर्षा, ये क्या है, जमीन पर बिस्तर क्यों लगा रखा है, और चादर तो देखो कौन सी वाली है। राधा, वो क्या है ना, इनकी नौकरी अभी तो लगी है, धीरे धीरे करके घर में चीजें आ जाएंगी। रितु, अरे तो क्या हो गया, EMI नहीं सुना क्या तेरे पति ने, क्या नहीं मिल जाता क्रेडिट कार्ड से? राधा को बहुत बुरा महसूस हो रहा था कि घर सच में पूरा गवारों वाला लग रहा है, ना ट्यूबलाइट, ना कोई फर्निशिंग। सास पानी लेकर आ जाती है, स्टील के ग्लास में पानी। राधा, माँ जी, कांच के ग्लास में लाना था ना पानी। सरिता, अरे बहू, वो तो ऊपर रखा है ना, हाथ नहीं गए मेरे, वैसे पानी RO का ही है। ये कहकर सरिता हंसकर बोलती है,
बोलो क्या खाना है आप लोगों को? वर्षा, आप बैठ जाइए आंटी, हम लोगों को कुछ नहीं खाना। दोनों बहनें बातें बनाकर घर से चली जाती हैं, लेकिन जाने से पहले रितु, अरे आंटी कभी हमारे घर आना, देखना तो घर कैसे होते हैं शहरों के। वह सभी चली जाती हैं, लेकिन राधा परेशान रहती है कि उसकी बेइज्जती हो गई। शाम को जब पति घर आता है तो राधा, आई थी मेरी बहनें, कितनी बातें बनाकर गई हैं। दीपक, अरे यार क्या है ये, तुम लोगों को सब्र नहीं है क्या? कर रहा हूँ ना, मैं घर ठीक कर दूंगा। राधा, अरे मेरे पापा भी तो दे रहे थे, वही ले लेते ना। दीपक, देखो राधा अब क्या बोलूं, थोड़ा वक्त दो ना। वैसे क्या बोल रही थी तुम्हारी बहनें? राधा और दीपक के बीच अब आए दिन मनमुटाव रहने लगते हैं। राधा अब हर रोज घर में कलेश करने लगती है। वो दुखी होकर पिता को फोन करती है। राधा, पापा क्या है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। इन लोगों को ना तो रहने का सुहूर है ना तो किसी चीज का। मैं तो रोज कलेश कर रही हूँ, जीना हराम कर दूंगी मैं इन लोगों का। मेरे हिसाब से अगर घर नहीं किया तो। रमेश, अरे बेटा ऐसा नहीं है, तेरी सास बहुत अच्छी है। उसने सारा जीवन दीपक को बनाने में लगा दिया और अब तो उनके अच्छे दिन आए हैं। रोज रोज घर पर कलेश करना ठीक नहीं है। राधा को समझ में आ जाता है कि पापा से बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो अपनी माँ से बात करने का सोचती है कि तभी उसके घर उसके चाचा की बेटी मीरा आ जाती है। मीरा, कैसी हो राधा? मेरे बेटे का जन्मदिन है तो हम लोग मना रहे हैं, तो तू आना और आंटी और दीपक जीजू को भी लेकर आना, ठीक है? राधा सोचती है कि एक बार इन लोगों को अपने रिश्तेदारों के घर लेकर जाएगी, तब पता चलेगा इन लोगों को कि कैसे रहा जाता है। फिर क्या, अगली शाम सबके साथ वो बहन के घर जाती है, जहाँ बहन की सास कहती है, अरे करमजली, आ गए तेरे रिश्तेदार, जाकर इन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ। मीरा राधा को देखती है और उसे शर्म आती है कि उसकी सास उससे कैसे बात कर रही है। मीरा, हाँ हाँ माँ जी, आप लोग बैठिए ना। राधा, देखिए सोफा कितना अच्छा है, बैठिए। वह लोग बैठ जाते हैं और मीरा की सास कहती है, बहन जी एक कुर्सी भी इसके माँ बाप ने ठीक नहीं दी। अरे ऐसे भिखारियों से पाला पड़ा है। अब हमें क्या पता था कि दहेज के नाम पर ये लोग सस्ते फर्नीचर पकड़ा देंगे। हम लोग तो लूट ही गए, वरना मेरे बेटे की सरकारी नौकरी थी। मोटे मोटे पैसे लेकर लोग पीछे पड़े थे। सरिता राधा की ओर देखती है। राधा तो शर्म के मारे डूबी जा रही थी। मीरा चाय पानी लाकर रखती है कि तभी उसका पति कहता है, ओए सारा दिन मायके वालों की खातिरदारी में ही लगी रहेगी। तुझसे कहा था ना तेरे बाप से 5 लाख रुपए लेकर आना है। मीरा, अभी तो चुप हो जाइए, बच्चे का जन्मदिन है, मेहमान आए हैं। मीरा का पति, हाँ तो आए हैं तो। अरे दीपक भाई, आपकी भी तो सरकारी नौकरी है, जरा बतलाइए क्या दिया है राधा के पापा ने? झटका की नहीं इन लोगों को अच्छे से। दीपक कुछ नहीं बोलता। बस थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से निकलकर घर आ जाते हैं। राधा का व्यवहार अब बदलने लगता है, पर फिर भी कभी कभी वो चढ़ ही जाता है। एक दिन, दीपक, राधा, वो तुम्हारी छोटी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो शाम को पापा ने हम दोनों को भी बुलाया है। राधा, ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। सरिता, बहू ये ले मेरा हार, यही एक बस बचा के रखा था, तू शाम को पहन कर जाना। हाँ। राधा की आंखों में चमक आ जाती है। कहाँ तो उसकी बहनों की सासें इतनी बुरी और कहाँ उसकी सास
शाम को वो पति के साथ मायके पहुंचती है। गीता, दीदी, जीजू, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे तो घबराहट हो रही है। दीपक, अरे क्यों, क्या हो गया, हम हैं ना। ये बोलकर वो गीता के सर पर हाथ फेर देता है। गीता, जीजू, आपके आ जाने से हम लोगों के परिवार में बेटे की कमी पूरी हो गई। पिता भी गीता और राधा को देखता है और कहता है, भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी गीता को भी राधा जैसा ससुराल मिले। राधा मन में सोचती है, मुझे तो गवार घर में बिहा दिया, पता नहीं क्यों गीता के लिए भी ऐसा घर देख रहे हैं। राधा, गीता, तू ना पापा से अच्छा फर्नीचर ले जा, पहले ही बता दे रही हूँ, और क्रॉकरी का सेट मैं गिफ्ट कर दूंगी। दीपक समझ रहा था कि राधा उसे ही ताने दे रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। लड़के वाले आते हैं और बात पक्की हो जाती है। तो सरकारी नौकरी है आपकी, ससुर जी ने तो घर भर दिया होगा आपका। दीपक, नहीं, आप ही ने तो कहा सरकारी नौकरी है मेरी, तो तनख्वाह भी मिलती है, मैं खुद ही सक्षम हूँ सारी खरीदारी के लिए। वैसे भी जहाँ हम रहते हैं वो शहर का पुराना इलाका है, तो वहाँ कुछ खरीदना लाना संभव नहीं है। मैं कोठी बनवा रहा हूँ सिविल लाइंस में, और फर्नीचर के लिए दिल्ली से इंटीरियर डिजाइनर्स की टीम भी लगवा दी है काम पर। अगले साल तक काम हो जाएगा तो हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। राधा दीपक को देखती रह जाती है कि इतना सब हो रहा है और उसे पता ही नहीं। दीपक, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। सभी लोग खुश हो जाते हैं। गीता को जो लोग देखने आए थे वो भी बिना पैसों की शादी तय कर जाते हैं। पिता खुश हो जाते हैं कि उन्हें अच्छा घर और अच्छा दामाद मिला। तो वहीं राधा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो पति के साथ अपने उसी गवार ससुराल में वापस आ जाती है, लेकिन इस बार उसे खुशी होती है कि वो एक अच्छे परिवार की बहू है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।